हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? अच्छे। चलो, अब हम बेटा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड तुमने पढ़ लिया। दो तरीके का मेनली बॉन्ड होता है, ठीक है। अब बॉन्ड के ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जब कंपाउंड टू कंपाउंड बॉन्ड के वो पैरामीटर्स वेरी होंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। क्या आता है? उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो हम ये बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे, और ये बॉन्ड पैरामीटर्स क्या है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मैं एक बार लिख रहा हूं, स्टार्ट करो मेरे साथ जल्दी फटाफट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है हमें? बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बारे में हम ये वीडियो में केवल डेफिनेशन देखेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन हम एक और वीडियो अलग से बनेगी बॉन्ड एंगल के ऊपर, ठीक है। बॉन्ड एंगल, देन बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी, और इसी को बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। एंथैल्पी और एनर्जी का मतलब अब तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैंने पिछली बार आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अंतर बताया था। एनर्जी जब हम बात करते हैं तो 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं, है ना। और जब एंथैल्पी की बात हो रही है मतलब वहां हीट कैपेसिटी वाला टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और लास्ट बेटा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर में ही हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पढ़ लेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये चार चीजें हमें डिस्कस करनी है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ टर्म आया कहां से बेटा? ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, जैसे ये दोनों थे, दूर दूर थे एटम, ये सब चीजें बता चुका हूं मैं। तो ये धीरे धीरे पास आए, पास आने के बाद एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आके रुक जाते हैं जहां से ये आगे नहीं जा सकते और उससे दूर भी नहीं आ सकते। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में फिक्स हो जाता है ये। इससे अगर ये पास आए, इन्होंने और ज्यादा घुसने की कोशिश की एक दूसरे में, ठीक है। तुम ये सोचोगे सर ये तो सॉलिड है, सॉलिड नहीं है, ये तो सेल्स होती हैं, एक दूसरे में मर्ज भी हो सकते हैं अगर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा केवल, लेकिन रिपल्सन लगने लग जाता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स लगने लग जाता है, ठीक है। तो यहां पे आके ये रुक जाते हैं। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है ना, डेफिनेशन लिखो बॉन्ड लेंथ की। द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, डिस्टेंस between two atoms, between two adjacent atoms is called bond length, is called bond length। Is it clear? और तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी वाली डायग्राम से भी याद होगा, ये सब चीजें बताई हैं, ठीक है। अब तो मैं थोड़ा क्विक जा रहा हूं। हमने बोला था कि मान लो H और H का बॉन्ड बन रहा है, तो पहले ये दूर दूर है ना, इनकी एनर्जी है जी 0 किलो कैलोरी पर मोल। ये R वाली रेडियस है, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों के बीच में, और ये एनर्जी वाली एक्सिस हो गई। तो जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे वैसे वैसे इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो धीमे धीमे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी और एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही कम जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ने लग जाती है दोबारा से, क्योंकि जब ये एक्सट्रीमली पास आ जाए, यहां पे ये वाली स्थिति हो गई, ये H और H पास आ गए। यहां क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ रही है ये एक दूसरे में ऐसे घुसने लग जाएंगे, ठीक है। हमें वो नहीं चाहिए, क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन इंक्रीज होने लग जाएगा। ये सब टर्म समझाएं, मेरी पुरानी वीडियोस देखो, वहां पता चल जाएगा। तो ये जो स्टेज है, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ही क्या हो जाता है, ये जो R है, मतलब यहां तक R की वैल्यू इसी एक्सिस पे तो बढ़ रही है, ये रे इसी एक्सिस पे बढ़ रही है ना, तो ये वाली यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R0। इसको हमने बॉन्ड लेंथ बोला था, ठीक है। ये सब हम तुम्हें ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या है? द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ।
नाउ जब हम बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है बेटा, बॉन्ड जो है शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। बॉन्ड क्या बनता है, बॉन्ड बेटा शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। 2 बन रहा हो, 2 से बनेगा एक बॉन्ड, 4 से 2 बनेंगे, 6 से 3 बनेंगे, ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। तो कोवेलेंट बॉन्ड में अगर फॉर्म हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड तो उसका हाफ डिस्टेंस जो होगा एक मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, कोवेलेंट रेडियस की बात आ जाएगी। जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, फॉर एग्जांपल ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट। अगर मैंने H2 का एग्जांपल लिया है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है H2 के बीच में, ठीक है। तो ये रेडियस, इसका ये जो डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ का हाफ, बॉन्ड लेंथ का BL का डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमें कोवेलेंट रेडियस मिल जाती है, R कोवेलेंट मिल जाती है, ठीक है। मैंने 3rd चैप्टर जो पढ़ाया है उसमें कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस बड़े डिटेल में स्टडी कराई है, ठीक है, वहां से तुम डिटेल में पढ़ सकते हो, एक बस झलक दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ये आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। वहां पे वंडरवाल रेडियस भी आती थी, ठीक है। वंडरवाल रेडियस क्या होती है बेटा, वंडरवाल रेडियस होती है द एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वंडरवाल रेडियस। क्यों ऐसा बोला मैंने, ये इसलिए ऐसा बोला कि सर आप इसको तो ऐसे कैलकुलेट करवा लें तो फिर हम वंडरवाल रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। वंडरवाल रेडियस कैसे कैलकुलेट होती है, मान लो मेरे पास एक H2 एटम है, एक दूसरा एक H2 मॉलिक्यूल है, एक दूसरा H2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल के ये इस तरीके से अटैच होंगे, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा हो रहा होगा, ये एक H है, ये दूसरा H है, तो ये H2 मॉलिक्यूल हो गया, है ना। इसका हाफ डिस्टेंस, ये पूरी बॉन्ड लेंथ का हाफ डिस्टेंस क्या हो गया, R कोवेलेंट हो गया, रेडियस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, रेडियस हो गई कोवेलेंट रेडियस। लेकिन वंडरवाल रेडियस क्या होगी, वंडरवाल रेडियस ये होती है कि इसके साइड में ही, यहां पे मान लो H2 का ये वाला मॉलिक्यूल, ये पहला था, ये दूसरा है, तो दूसरा H2 का मॉलिक्यूल यहां है, दूसरा H2 का मॉलिक्यूल यहां है, ये H, दूसरा H2 का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा, ये भी यहां पे एक H है, एक H है, ये एक H2 का मॉलिक्यूल हो गया। तो वंडरवाल रेडियस कैसे निकालते हैं, दो H2 के मॉलिक्यूल्स में वंडरवाल बॉन्ड बनता है, दो H2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये फोर्स क्या होते हैं, ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा होल्ड करो, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स से जो बॉन्ड बनता है उसको वंडरवाल बॉन्ड बोल देते हैं, वंडरवाल एक इंटरेक्शन या वंडरवाल बॉन्ड बोल देते हैं। और वंडरवाल बॉन्ड की अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं, सॉरी वंडरवाल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसको मैं हाफ कर दूं तो मुझे R वंडरवाल रेडियस मतलब मिल जाएगी, R वंडरवाल मिल जाएगी। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसका एवरेज, है ना, इसका पूरे का, अगर मैं ये जो रेड कलर से खींच रहा हूं, अगर इसे L बोल दूं तो L/2 क्या हो जाएगी, R वंडरवाल हो जाएगी। ये हम तुम्हें बता रहे हैं बस जानकारी के लिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी कॉन्सेप्ट मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो बॉन्ड लेंथ आपके समझ में आ गई, क्लियर, बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन लिख ली। चलो बॉन्ड लेंथ वेरी कैसे करती है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, कभी कभी ये सवाल उठ जाते हैं, ठीक है। तो हम तुम्हें बता देते हैं कुछ फैक्टर्स। देखो अगर बताओ कॉमन सा फैक्टर है, कैसे कैसे समझना बॉन्ड लेंथ को, CF है, Cl है और कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है बेटा, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है। अब इनमें से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो तुम्हें समझना है कि जिन एटम का, देखो एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस दूर होते जाएंगे, समझने की कोशिश करना। एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस दूर हो जाएंगे। मतलब ये कि दो छोटे एटम मिले हुए हैं, फिर दो थोड़ा बड़े एटम मिले हुए हैं, या एक छोटा या एक बड़ा हुआ एटम मिला हुआ है, फिर और बड़े एटम बना लो, ठीक है। अब देखो इन दोनों के न्यूक्लियस पास हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस उससे दूर हैं, ठीक है। इन दोनों के न्यूक्लियस इससे दूर, इस वाले से जो ये वाला है इससे तो कम होगी ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है, लेकिन इसको मैं इसकी को बोल देता हूं R1, सॉरी L1 बॉन्ड लेंथ को, इसको बोल देता हूं L2, इसको बोल देता हूं L3 और इसको बोल देता हूं L4।
तो कॉमन सेंस है इसमें कि जो L4 है वो सबसे ज्यादा है, फिर L2 है, फिर L3 है और फिर उससे छोटी L1 है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है साइज ऑफ द एटम जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, साइज ऑफ द एटम जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, क्या होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बेटा, आप लोगों को क्लियर है? चलो जैसे अब मैं बताता हूं, अब ये साइज किस पे डिपेंड करेगा, तो साइज के बेस पे हम निकाल सकते हैं आराम से। देखो अब कार्बन है, कार्बन का एटम तो कांस्टेंट हो गया, मैंने ये बना दिया कार्बन चारों के लिए। अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा हुआ है कार्बन के साथ। यहां पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, जो कि कार्बन से थोड़ा सा छोटा ही होगा। ठीक है, नीचे वाले में क्लोरीन लगा हुआ है जो कार्बन से थोड़ा बड़ा होगा, उससे नीचे वाले में ब्रोमीन जो उससे भी बड़ा होगा, और उससे वाले में आयोडीन जो उससे भी बड़ा होगा। अब बताओ इसके न्यूक्लियस की और इसके न्यूक्लियस की दूरी सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, Ci की होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, Ci की होगी, देन CBr की होगी, देन CCl की होगी, देन CF की होगी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये जो है लगभग 214, ये जो है लगभग 193, ये 178 और ये जो CF वाला बॉन्ड लेंथ है ये 139 होती है। पिकोमीटर लगा देना, ये कितनी है 214। अभी बताया था, कैलकुलेट तुम्हें करना सिखा दिया, तो बॉन्ड लेंथ समझ में आ रही है कैसे घटती बढ़ती है। ये एक फैक्टर आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? चलो अच्छा, हम आपको एक चीज बता देते हैं बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में। देखो कभी आपने देखा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब चीजें देखी है ना। इससे नेक्स्ट टर्म आ रहा है, इससे नेक्स्ट टर्म आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। क्या आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। जैसे जैसे है ना, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको समझने की कोशिश करना है, बस अभी बॉन्ड ऑर्डर में तुम्हें इतना ही समझना है। बॉन्ड ऑर्डर डिटेल में एक अलग से वीडियो बनेगी MOT, जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा दूंगा आप लोगों को उसके बाद। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, शानदार तरीके से एकदम, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, उसकी सब कुछ बताएंगे। ठीक है, देखो बॉन्ड लेंथ क्या है, मान लो कि मेरे पास, देखो बॉन्ड लेंथ समझने की कोशिश करना, ये जो दोनों कॉर्नर है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों पे क्या है बेटा, कार्बन अटैच है, सिंगल बॉन्ड है, ये CC का सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब होता क्या है, अब क्या होता है कि यहां से ये बॉन्ड को मैं बीच में से तोड़ता हूं और इसको डबल कर देता हूं। क्या कर देता हूं, इसको डबल कर देता हूं। ये कर दिया जी मैंने, डबल कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। क्या हुआ बेटा, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। और तुम बताओ, ये वाला मजबूत है, जो पहले सिंगल था वो मजबूत था, कि ये जो मैंने डबल बना दिया है, ये जो मैंने डबल बना दिया है ये मजबूत है, ये वाला मजबूत होगा। इन दोनों को मिलाने की बात कर रहा हूं, डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, इनमें से एक की नहीं, इनमें से दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों बॉन्ड को मिला के ये मजबूत होगा। ठीक है, तो मैं उसको आराम से तोड़ सकता हूं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको और सॉर्ट किया और पास लेके आता हूं और ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूं। क्या कर देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूं। तो क्या होगा, CC सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की कम होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम होगी। ठीक है, और प्रैक्टिकल डेटा मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। बॉन्ड लेंथ जो है इसकी होती है 154 पिकोमीटर, इसकी होती 33 पिकोमीटर, और इसकी होती है 20 पिकोमीटर। दोबारा से, CC सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 बताया था अभी, सबसे लंबा होगा। फिर उसी को मैंने तोड़ दिया, डबल बनाया। ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी 133 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड में उससे भी कम हो जाएगी, 120 पिकोमीटर। क्या क्लियर है सर? क्या 4 बॉन्ड नहीं होते हैं, क्या 5 नहीं होते हैं, क्या 6 नहीं होते हैं? बेटा होते हैं, लेकिन 12th लेवल तक कोई भी कंपाउंड तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ,
आगे जाके विल्किंसन कैटालिस्ट आता है एक, विल्किंसन कैटालिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में पढ़ोगे तुम, ठीक है। वो विल्किंसन कैटालिस्ट, उसमें ये आता है रोडियम का, रोडियम एलिमेंट है, ठीक है। ये रोडियम एलिमेंट है जो कोबाल्ट के नीचे आता है, ठीक है। कोबाल्ट कौन सा, जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, 27 के नीचे RH आता है, रोडियम, ठीक है। इन दोनों के बीच में 4 बॉन्ड बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद काफी सारे हैं ऐसे, इरिडियम के बीच में भी 4 बॉन्ड बनते हैं, 5 तक जाता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में 3 से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो अभी आपके लिए इतना काफी है। अच्छा, एक तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, 1 से 2 से 3 जा रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड कम मजबूत है, उससे ज्यादा मजबूत है डबल, और उससे ज्यादा मजबूत है ट्रिपल। ये चीज याद रखना। और मजबूत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेंथ। मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें समझ में आ गया था, डेफिनेशन मैंने बोल दी थी, है ना, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब एक चीज लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। कितनी बॉन्ड के अंदर ताकत है, ठीक है, कितना मजबूत होगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और उतनी ही वीक बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। ये एक रिलेशन आपको यहां से याद रखना है। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलो आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। 2 टर्म हमने डिफाइन कर दिए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद बेटा, इसके बाद हम थोड़ा सा एक टर्म बोलने जा रहे हैं, दैट इज बॉन्ड एंगल, दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की मैं केवल इस वीडियो में, फिर से बोल रहा हूं, केवल इस वीडियो में मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा और उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बॉन्ड एंगल के ऊपर, क्योंकि बॉन्ड एंगल घटता बढ़ता किस पे, वो फैक्टर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए अलग एक वीडियो बनाएंगे बॉन्ड एंगल के लिए, ठीक है। चलो, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है तुमने, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में लाई करते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं। किस में लाई करते हैं, ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं। तो इसका मतलब कि जैसे मेरे पास कोई बॉन्ड बन रहा है, जैसे ये बॉन्ड है मेरे पास C और H, ठीक है। तो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई साहब कार्बन की यहां से ऑर्बिटल निकल रही होगी, उसमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा जो इसका है, और जो CH जो बॉन्ड बन रहा है वो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसकी भी अपनी ऑर्बिटल होगी, ठीक है, जिसमें इसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये मैंने ऊपर वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बना दिया, और इस तरीके से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं और बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में, इस तरीके से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है, जैसे ये CH है, अब मैं बोल दूं कि भाई साहब H2O है, ये तो मैं समझ में आ गया। ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग करने से, एक दूसरे में मर्ज होने से, ठीक है, क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे काम आएगा, ठीक है। अब सिंपल डेफिनेशन ये हो गई, जैसे H2O मॉलिक्यूल है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि H2O का ये स्ट्रक्चर होता है, और मेरे ऊपर भरोसा करो, ठीक है, कि जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे बनाया है वो H2O का एकदम सही स्ट्रक्चर है, एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है। क्लियर दिख रहा है ना आपको एक एक चीज, ठीक है। जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया बोर्ड पे वो एकदम सही स्ट्रक्चर है। तो ये बॉन्ड, द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। क्या बोला मैंने, द एंगल between 2 adjacent bonds around a common central atom is called bond angle। एकदम देसी भाषा में लिखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है कि जो साइड वाली 2 बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होंगी, उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे बॉन्ड एंगल बोलेंगे। बात एक ही है,
ठीक है, तुम ये लिखो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें जो लिखा है उसका मतलब है कि जो दो बॉन्ड है एक सेंट्रल मेटल के, एक सेंट्रल एटम के अराउंड, एक सेंट्रल एटम के अराउंड, उनके बीच में बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। उनके बीच में बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। क्या डेफिनेशन समझ में आ रही है? ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड एंगल। जैसे जैसे बेटा टेट्राहेड्रल जो शेप होती थी, मेरे पास मॉडल नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मॉडल बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए। ये टेट्राहेड्रल है आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये क्या बेटा? टेट्राहेड्रल है। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड्स होते हैं। तो ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड, यहाँ जो मैंने हाथ जहां से पकड़ रखा है, सॉरी, मैंने जहां से पकड़ रखे हैं चारों पेन कॉमन जगह, वहां पे कार्बन रखा हुआ है। यहाँ पे क्या है? ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ H है, इस टिप पे भी H है, नीचे वाली टिप पे भी H है, इधर भी H है। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड्स, ये क्या है? ये CH का बॉन्ड है, ये CH का बॉन्ड है। इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल होगा। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल बॉन्ड एंगल होगा। ये भी बॉन्ड एंगल होगा। इन दोनों के बीच में, ये दो बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला एंगल बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है और दो एडजेसेंट बॉन्ड्स हैं। ऐसे ये भी बॉन्ड एंगल होगा। समझ में आ रहा है ना? बॉन्ड एंगल आराम से निकाल सकते हैं। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है जी? 109.8। ठीक है, 109.8 डिग्री। हम ये सब पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल विस्पर थ्योरी में पढ़ेंगे, है ना, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल डेफिनेशन बतानी है। बॉन्ड एंगल आपके समझ में आ गया? ठीक है, चलो हटाओ। नेक्स्ट, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? अच्छा, ये जो बॉन्ड एंगल का घटना बढ़ना है यार, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सब हम पढ़ेंगे, एक वीडियो अलग से बनेगी। ठीक है, उसमें फिलहाल अभी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अब हम आते हैं सीधा बॉन्ड एनर्जी पे या बॉन्ड एंथैल्पी पे। वैसे मैंने तुम्हें एनर्जी और एंथैल्पी की डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी ही हम मेजर करेंगे। बॉन्ड एनर्जी तो 0 केल्विन पे होती है। क्लियर? ये बॉन्ड एंथैल्पी होती क्या है? डेफिनेशन लिखो बेटा। द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक ए बॉन्ड, द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक अ बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ऑफ 1 मोल ऑफ compound, 1 mole of molecule. ठीक है, the energy required to break a bond of 1 mole of molecule in gaseous state, in gaseous state, उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। ये सर आपने क्या लिखा दिया? दोबारा बोल रहा हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी में अंतर मैं बता चुका हूं, तो मैं ये 0 केल्विन पे बात हो रही होगी तब उसे बॉन्ड एनर्जी बोल देंगे, जब उसके अलावा कोई टेम्परेचर होगा तो उसे एंथैल्पी बोल देंगे। नाउ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये मेरा बॉन्ड है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे क्या बोल रहा हूं मैं? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बोल रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखो। जैसे H2 मेरे पास, ये सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2 गैसियस, उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, H2 को इस तरीके से लिख सकता हूं, इसलिए ऑब्लिक लगा के लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैंने इसे तोड़ा बीच में से तो क्या बना? एक H गैसियस बना और दूसरा H गैसियस बना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन गैसियस स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट की बात नहीं हो रही है, इन गैसियस स्टेट की, उसे बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी, अब बताओ मुझे, बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसमें से निकलेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो वैल्यू आएगी डेल्टा H की, जो एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव ही होती है 4, पॉजिटिव ही होती है, और कितनी होती है? 435.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है A, बुक के अंदर यहां क्या लिखा हुआ है? A। ठीक है, देखो ये A का मतलब है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका मतलब क्या है वैसे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
ये अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? ये तो नई चीज आ गई सर, आपको तो हम बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ा रहे। देखो एटमाइजेशन का मतलब होता है कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई कंपाउंड कितना भी बड़ा हो, उसको उसके एटम्स में तोड़ना। 5 से मिलके बना है, 5 एटम से मिलके बना है, पहले 4 में टूटेगा, 2 में टूटेगा, 3 में टूटेगा, 2 में टूटेगा, फिर 1 में टूटेगा। तो एक एक एटम उसके 5 जगह अलग अलग होने चाहिए। जो एनर्जी टोटल होगी उसे हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, H2 अपने बिल्कुल बेसिक H वाले एटम में टूट रहा है, इसलिए उसे बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है? ऐसी H2 के लिए ये होती है। उसके बाद O2 जो है ना, O2 यही हो गया, O2 गैसियस। जब इसे तोड़ते हैं बेटा तो O गैसियस प्लस O गैसियस, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी वैल्यू डेल्टा H की कितनी आती है? डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे आती है जी, यहाँ पे आएगी 498 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसके बाद देखो ठीक से देखो, इसकी 435.8 है, इसकी 498 है। क्लियर? अब ये बॉन्ड जो है HH साइज पे है, देखो जितना बॉन्ड छोटा होगा, समझने की कोशिश करना, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना ही वो स्ट्रांग होगा, और जितना बॉन्ड लंबा है उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए कि मैं उसे आराम से तोड़ सकता हूं, ठीक है। और तुम्हें बताया कि साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, मतलब लंबा होने लगेगा बॉन्ड। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे लंबा होने लगेगा। और हाइड्रोजन जो है H जो है उसका साइज कम होता है ऑक्सीजन से। तो मेरे को बताओ HH का जो बॉन्ड है वो शॉर्ट होगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो शॉर्ट होगा। और देखो एक चीज और, ये 2 बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लग रही है, ये 2 बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लग रही है 498, जबकि यहां पे सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कितनी लग रही थी? 435.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका मतलब HH का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि साइज बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, इतना आसानी से बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, है ना। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ऑक्सीजन का, थोड़ा सा बड़ा। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ी ज्यादा तो लग रही है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं है। अगर इसका हाफ कर दूं, मैं एक बॉन्ड की बात करूं, इसका हाफ कर दूं, हाफ करके एक दिमाग में रहता है ना, हाफ करके निकाल सकते हैं। इसका हाफ करोगे तो इससे कम चली जाएगी वैल्यू। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूं N2 की। N2 को कैसे लिख सकता हूं? N ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला है N2, ठीक है। इसको जब तोड़ते हैं N गैसियस और N गैसियस में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है, बिल्कुल एटमाइजेशन हो गया है ना, एक एक एटम में टूट गया है। तो डेल्टा H की इसकी वैल्यू आती है बेटा, डेल्टा H की इसकी वैल्यू आती है 946, इसकी वैल्यू आती है डेल्टा H की 946 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी ज्यादा लग रही है, एनर्जी ज्यादा लग रही है। क्या आपके ये सब चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? देखो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी, डबल को तोड़ने में थोड़ी ज्यादा, ट्रिपल को तोड़ने में उससे ज्यादा, ठीक है। फिर भी मैंने तुम्हें बोला कि जो HH का बॉन्ड है वो O के सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग है ही, ठीक है। डबल बॉन्ड से वीक है लेकिन सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये एक चीज देखो, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं इसे, बॉन्ड एंथैल्पी, कभी कभी इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी एक मोल सब्सटेंस का, ठीक है, और वो भी गैसियस स्टेट में। तो यहां पे ये देखो 2 एटम थे H2, O2, N2, ठीक है। जब डाई एटमिक मॉलिक्यूल हो, जब डाई एटमिक मॉलिक्यूल हो तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड, लिख लो ये पॉइंट नोट डाल के, इन केस ऑफ डाई एटमिक मॉलिक्यूल, मतलब जहां पे 2 एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बन रहा हो, डाई एटमिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन,
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, दैट इज BE इक्वल्स डेल्टा H ऑफ A। इज इट क्लियर बेटा टू यू? ठीक है, इतनी चीजें लिख लो। पॉलीएटॉमिक के केस में क्या होता है, डेफिनेशन तो वही रहेगी जो अब है। पॉलीएटॉमिक के केस में क्या होगा, डेफिनेशन तो वही रहेगी जो अब है, चेंज हो जाएगी कुछ चीजें। क्या चीजें चेंज होती हैं, देखो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक कौन से मॉलिक्यूल होंगे, जिनमें दो से ज्यादा एटम हो, जिनमें दो से ज्यादा एटम हो उनको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, कितने एटम है जी, 3। इसके केस में क्या देखा गया कि ये जो ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी बनाया था, है ना, यहाँ लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, ठीक है, इसको तोड़ते हैं, पहले एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो इसमें से क्या बना, OH गैसियस। अच्छा, H2O को जब तोड़ेंगे वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी निकाल पाएंगे। ये कंपलसरी कंडीशन है, याद रखना, सॉलिड स्टेट में नहीं, गैसियस स्टेट में, बार बार बोल रहा हूँ। OH गैसियस बना और एक H गैसियस बना। जो एनर्जी यहाँ पे निकलती है, जो एनर्जी यहाँ पे निकलती है, ठीक है, डेल्टा H, उसको मैं अब एटमाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोल सकता, केवल बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी होगी, तो डेल्टा H1 बोल दे रहा हूं इसे, ठीक है, वो होती है 546 किलोजूल पर मोल, ठीक है, कितनी होगी बेटा, सॉरी वो होती है बेटा, जो एनर्जी निकलती है वो कितनी होगी 502 किलोजूल पर मोल। तो फिर सर दूसरे वाले OH की भी इतनी होनी चाहिए, ये वाले बॉन्ड को भी तो तोड़ना, ये OH का, ये किसके बीच का बॉन्ड था, ये वाला O और H के बीच का, ये भी O और H के बीच का ये है ना। अब इसे तोड़ेंगे बीच में से, तो O गैसियस प्लस H गैसियस, ठीक है, लेकिन इस जगह जो एंथैल्पी आती है वो आएगी बेटा डेल्टा H, इसको बोल दे रहा हूं बेटा डेल्टा H2। जो इस जगह एंथैल्पी आती है वो आएगी बेटा 427 किलोजूल पर मोल। कितनी, 427 किलोजूल पर मोल। सर ये भी OH का बॉन्ड था, वो भी OH का बॉन्ड है, तो ये तो सेम होनी चाहिए, ये तो सेम होनी चाहिए। सिंपल हम क्या करते, एक OH की, एक बॉन्ड की निकाल लेते, उसका डबल कर देते, बोल देते टोटल उतनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, देखो भाई साहब, ये जो O है ना, O ऐसे समझ लो आप हो, ठीक है, एक तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई है, ठीक है, और ये दूसरे तुम रह रहे हो O, एक भाई और दूसरा भाई, एक भाई है, दो भाई है, तुम्हारे दो भाई हैं। कोई बंदा बाहर से आता है और तोड़ देता है बीच में से, बॉन्डिंग तोड़ता है, ठीक है, तुमसे लड़ने आता है, तुमसे लड़ने आएगा मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे भाइयों से लड़ना पड़ेगा। तुमसे लड़ने आएगा मतलब तुम्हारे भाइयों से भी उसे लड़ना पड़ेगा, तो उसे क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसे क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है ज्यादा, ठीक है, ये एनर्जी लगी ज्यादा। अब एक भाई तो चला गया, अब एक भाई समझ लो कि जिस समय तुमसे लड़ाई हुई है उस समय वो अपनी जॉब पे गया हुआ है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है कि एक ही भाई है तुम्हारा घर पे उस समय, वो हो सकता है थोड़ा सा कमजोर हो, नहीं भी होगा तो भी जितनी एनर्जी उसे पहले लग रही थी बॉन्ड को तोड़ने में, उतनी उससे कम एनर्जी लगेगी अब, क्योंकि अब कोई नहीं है, बस एक ही बॉन्ड है, इसी को तो अलग करना, बाकी तुम में तो कोई ताकत है ही नहीं, ठीक है, तो मैं तुम्हारे बॉन्ड को तो वैसे ही तोड़ देगा, ठीक है। तो यहां पे एक ही भाई है, इसलिए तोड़ने में कम एनर्जी लगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो स्ट्रक्चर होता है, जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, और भी बॉन्ड्स साइड में होंगे, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए साइड वाले एटम जो और लगे हुए हैं उस पे बॉन्डेड है उससे, उसका एनवायरनमेंट उसे रोकता है तोड़ने से, इसलिए वहां पे उसे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी।
नहीं तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। लेकिन जब वहां कोई नहीं है, केवल एक ही बॉन्ड है, दो है बस, तो वो आराम से टूट जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले केस में डेल्टा एच ज्यादा है, नीचे वाले में डेल्टा एच कम है। तो फिर सर इसमें हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैसे मिलेगा कि O अलग हो गया, H अलग हो गया, ये भी H अलग हो गया, कैसे मिलेगा? तो इस केस में तुम्हें क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल एवरेज निकाल लो दोनों का। ठीक है, क्या निकाल लोगे? एवरेज। तो हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाएगी इसकी। कैसे निकालेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 बाय 2 कितना आ जाएगा? 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बताओ? जल्दी समीशन करो। 7 और 2 9, 2 5 और 4 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 4 जा 8 है ना। इसके बाद 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, 464.5 किलो जूल पर मोल। ये आ गया जी। ठीक है, तो ये आ गई। पॉलीएटॉमिक के केस में बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकाली है समझ में आ गया तुम्हारे? आराम से सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो एक चीज अब मैं लास्ट में कंक्लूजन कर देता हूं तुम्हारे लिए, जो मैंने पहले भी किया था कि बॉन्ड लेंथ इज, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड वीक होगा और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही कम देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड वीक होगा और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी कम देनी पड़ेगी। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ के क्या हो गई बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना मजबूत बॉन्ड है, कितना मजबूत बॉन्ड है। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं बॉन्ड लेंथ इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है, अब ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर के। ये भी याद रखना, ये एक अलग फैक्टर है पूरी तरीके से। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? तो मैं यहां से एक और कंक्लूजन दे रहा हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत कितनी होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड की ताकत होगी उतनी ही उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चीजें समझ में आ गई आपके? क्लियर? यहां तक मुझे इस वीडियो में समझाना था। ये 4 बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक टर्म्स तुमने इसमें समझे। ठीक है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर, फिर बोल रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की मैंने। बॉन्ड ऑर्डर बोल दिया नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स। जैसे O2 जो मॉलिक्यूल होता है उसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, है ना। N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3, इसका क्या हो गया? 2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें मैंने पढ़ाई। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में चर्चा करेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल के ऊपर एक अलग वीडियो होगी और बॉन्ड एंगल के बाद हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मस्त तरीके से समझाएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।